हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल परिवार से, जिसमें एक पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा शामिल है। पति का नाम इवान है, जो एक पेशेवर आर्किटेक्ट है, जबकि उसकी पत्नी कैरन एक प्रसिद्ध आर्ट गैलरी में काम करती है। दोनों अपने व्यस्त जीवन के बीच भी एक दूसरे के लिए वक्त निकालते हैं और अपने बच्चे के साथ भरपूर खुशियां बांटते हैं। एक दिन दोनों एक साथ समुद्र किनारे छुट्टी मनाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ठीक रवाना होने से पहले इवान को एक जरूरी आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ता है, जिससे वह ट्रिप पर नहीं जा पाता। किरण अपने बेटे को अकेले ट्रिप पर लेकर निकल जाती है और इवान अपने पालतू डॉग के साथ घर पर रुक जाता है। शाम ढलते ही बारिश तेज हो जाती है। इवान अपने काम में व्यस्त होता है, तभी अचानक उसके घर की डोरबेल बजती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो बाहर दो लड़कियां खड़ी होती हैं, बारिश में भीग चुकी, ठंड से कांपती हुई। उनका नाम बेला और जेनेसिस है। वे बताती हैं कि वे एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन रास्ता भटक गई और बारिश के कारण उनका फोन भीग गया और काम नहीं कर रहा। इवान उनकी हालत देखकर उन्हें अंदर बुला लेता है ताकि वे खुद को सुखा सकें और सुरक्षित रहें। वह उन्हें तौलिया देता है और एक लड़की को अपना टैबलेट देता है ताकि वह लोकेशन चेक कर सके। पता चलता है कि जिस पार्टी में वे जा रही थी वह जगह यहाँ से काफ़ी दूर है। इवान उनके लिए एक टैक्सी बुक करता है जो लगभग 45 मिनट में आने वाली थी। दोनों लड़कियां बाथरूम जाकर कपड़े सुखाती हैं और फ्रेश होकर बाहर आते हैं। इवान उस समय उनके लिए गर्म कॉफी तैयार कर रहा होता है। इसके बाद इवान उन दोनों महिलाओं के पास जाकर बातचीत शुरू करता है। हल्की फुल्की बातचीत के दौरान वह पूछता है कि वे क्या काम करती हैं। उनमें से एक मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि एयर होस्टेस हैं और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखती हैं। बातों के बीच में वो महिला इवान को यह दिखाने लगती है कि वह अपने काम को किस तरह अंजाम देती है, लेकिन इस दौरान वह इवान के काफ़ी करीब आने की कोशिश करती है, जिससे इवान थोड़ा असहज महसूस करता है। वो धीरे से उठता है और जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाता है। वह अपने फ़ोन में देखता है कि कैब के पहुंचने में अभी 20 मिनट बाकी है। तभी दोनों महिलाएं फिर से बातचीत शुरू करती हैं और उससे उसकी पत्नी के बारे में पूछती हैं। इवान बताता है कि उसकी पत्नी एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो आर्ट गैलरी के लिए पेंटिंग्स बनाती है। वह अपने पत्नी की एक पेंटिंग भी दिखाता है। बातचीत का माहौल धीरे धीरे बदलता है। दोनों महिलाएं इवान के और करीब आने लगती हैं, जिससे इवान थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है और बार बार कोशिश करता है कि वो खुद को उस माहौल से दूर रखे। कुछ समय बाद इवान फिर से फोन चेक करता है और देखता है कि कैब अब सिर्फ 5 मिनट दूर है। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अब वह इस असहज स्थिति से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। लेकिन कैब आने से ठीक 2 मिनट पहले बेला और जेनेसिस बाथरूम की ओर चली जाती हैं। इवान जल्दी से उनके कपड़े सुखाकर बाथरूम के पास जाता है और आवाज़ देता है, तुम्हारे कपड़े सूख चुके हैं, और बाहर कैब भी आ गई है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वे दोनों सावर का आनंद ले रही होती हैं और इवान की बात को पूरी तरह अनसुना कर देती हैं। इवान ने कई बार दरवाजे के बाहर से आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। आखिरकार उसने अपनी आंखों पर हाथ रखे और सिर्फ कपड़े देने के इरादे से बाथरूम के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने देखा कि दोनों महिलाएं बिना कपड़ों के शावर ले रही थी। उसे देखकर वे दोनों मुस्कुरा दी और मजाक में उसे भी शामिल होने को कहने लगी। एक ने आगे बढ़कर उसके करीब आने की कोशिश की। इवान ने खुद को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उनके लगातार करीब आने और भावनात्मक माहौल के कारण वह खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह जानता था कि यह सब गलत है, क्योंकि वह शादीशुदा था। फिर भी उस पल में उसने अपना नियंत्रण खो दिया। यह मुलाकात बाथरूम से बेडरूम तक जा पहुंची और रात वहीं बीत गई। बाहर इंतजार कर रहा कैब ड्राइवर कुछ देर खड़े रहने के बाद वापस चला गया। अगली सुबह जब इवान की नींद खुली तो उसे बेड खाली मिली। उसने पूछा कि शायद वे चली गई हैं, लेकिन तभी किचन से हंसी की आवाज़ें सुनाई दी। जब वह वहां पर पहुंचा तो देखा कि किचन पूरी तरह बिखरा पड़ा है, जैसे वहां तूफान आया हो। तभी इवान के फोन पर उसकी पत्नी कैरन का वीडियो कॉल आता है। वह तुरंत बाहर जाकर उससे बात करता है और बात करते हुए अपने व्यवहार पर थोड़ा पछतावा महसूस करता है। बात खत्म होते ही वह घर के अंदर आया और गुस्से में उन दोनों से कहता है, अब बहुत हो गया, जल्दी से कपड़े पहनो और इस घर से निकलो। लेकिन इसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इवान का गुस्सा और बढ़ गया। वे उसकी पत्नी की बनाई गई पेंटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। यह देखकर इवान पूरी तरह से बेकाबू हो गया और बोला, अगर तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं सुधारा तो मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यह सुनकर वे दोनों हंस पड़ी और बेहद ठंडे लहजे में बोली, तुम्हें लगता है कि पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी? हम दोनों अंडर एज हैं और तुम हमारे साथ बेतेरा क्या कर चुके हो ये तुम खुद नहीं जानते। अब सोच लो, पुलिस को बुलाओगे तो जेल कौन जाएगा? यह सुनकर इवान के होश उड़ गए। उसे एहसास हुआ कि उसकी यह गलत फैसले ने उसकी जिंदगी को संकट में डाल दिया है।
तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। इवान थोड़ा घबरा जाता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है। सामने उसकी पत्नी कैरन की करीबी दोस्त विवियन खड़ी होती है। वे यह पूछने आई थी क्या उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। इवान की सांसें थम जाती है क्योंकि वह डरता है कि कहीं विवियन को घर में बेला और जेनेसिस की मौजूदगी का पता न चल जाए। इवान बात संभालने की कोशिश करता है लेकिन तभी जेनेसिस अचानक कमरे से बाहर आती है और इवान के बहुत करीब आकर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगती है। यह दृश्य देखकर विवियन के चेहरे पर हैरानी और गुस्से के भाव आ जाते हैं। उसे लगता है कि इवान का इस लड़की के साथ कोई रिश्ता है। वह बिना कुछ और सुने गुस्से में इवान को अपशब्द कहती है और वहां से चली जाती है। इस घटना के बाद इवान का पारा चढ़ जाता है। उसे लगता है कि अब हल हो चुकी है। वह तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए मोबाइल उठाता है। इवान की यह प्रतिक्रिया देखकर बेला और जेनेसिस की हंसी अब डर में बदलने लगती है। वे घबराकर इवान से माफी मांगती है और वहां से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इवान उन्हें अपनी कार में बैठाकर एक सुनसान इलाके में जाता है और एक पुराने से घर के पास उतार देता है, जिसके बाद वह बिना कुछ कहे वापस अपने घर लौट आता है। घर पहुंचते ही उसे चारों ओर गंदगी और अस्त व्यस्त सामान नजर आता है। वो पहले पूरे घर को साफ करता है और फिर अपना आर्किटेक्चर काम करने के लिए डेस्क पर बैठ जाता है। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ नीचे गिरा हो। इवान तुरंत उठकर देखता है कि दीवार पर लगी उसकी फैमिली फोटो जमीन पर गिर चुकी है। जैसे ही वह फोटो उठाने के लिए नीचे झुकता है, उसके ठीक पीछे से जेनेसिस अचानक प्रकट होती है और फायर एक्सटिंग्विशर से जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देती है। कुछ समय बाद जब इवान को होश आता है तो वह खुद को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाता है और घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जेनेसिस से कहता है कि उसे आजाद कर दे, लेकिन जेनेसिस उसकी बात अनसुना कर देती है। इस बेला वहां आती है जो इवान की बेटी जैसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने होती है। दोनों मिलकर इवान के कपड़े उतारने की कोशिश करती हैं। इवान उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी इवान के मोबाइल पर उसकी पत्नी कैरन का वीडियो कॉल आता है। जेनेसिस इवान को धमकी देती है कि अगर उसने बेला का साथ नहीं दिया तो वे उसके सारे कपड़े उतार कर कैमरे के सामने उसे इस हाल में दिखाकर कैरन को यकीन दिलाएंगे कि वह खुद अपनी मर्जी से उनके साथ है। मजबूरी में इवान चुप हो जाता है। इसके बाद बेला इवान के करीब आती है और जेनेसिस इस पूरे घटनाक्रम को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। कुछ समय बाद जब जेनेसिस खाने के लिए बाहर जाती है तब इवान अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करके हाथों की रस्सियां खोल लेता है और बेला को धक्का देकर दूर फेंक देता है। फिर वो बाहर जाकर जेनेसिस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस अचानक उस पर पलटकर हमला करती है और उसके कंधे पर किसी चीज से वार करके उसे दोबारा बेहोश कर देती है। जब इवान दोबारा होश में आता है तो इस बार वह एक चेयर से बंधा हुआ होता है। जेनेसिस और बेला उसके सामने एक अजीब खेल खेलने लगती हैं, जिससे वे उससे कुछ सवाल करती हैं और जवाब न देने पर सजा देती हैं। इसी दौरान कैरन के साथ काम करने वाला एक आर्टिस्ट वर्कर लुइस उनकी बनाई मूर्ति लेने के लिए उनके घर पहुंचता है। जेनेसिस और बेला घबरा जाती हैं। वे तुरंत इवान को घर के पिछले कमरे में ले जाकर छुपा देती हैं और दरवाजे की ओर बढ़ती हैं। जेनेसिस दरवाजा खोलती है। सामने लुई खड़ा होता है जो कैरन की बनाई गई आर्ट वर्क लेने आया था। जेनेसिस मुस्कुराकर जवाब देती है, हम इवान के कजिन्स हैं। दरअसल कुछ देर पहले एक चोर घर में घुस आया था जिस पकड़ने इवान बाहर गया है। लुई थोड़ा उलझन में पड़ जाता है लेकिन बात को नजरअंदाज करता है। तभी उसकी नजर ड्राइंग रूम में कैरन की कलाकृतियों पर जाती है जो अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसे हैरानी होती है ये किसने किया। उसके चेहरे पर शक गहराता है। वह सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि इवान का कोई भी कजिन नहीं। उसी पल एक हल्की सी चीख कमरे के भीतर से आती है। लुई तुरंत उसी सामने बढ़ता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहाँ इवान रस्सियों से बंधा हुआ पड़ा था। लुई बिना समय गंवाए उसकी रस्सियां खोलने लगता है। इवान बेहद डरा हुआ और थका होता है। उधर बाहर जेनेसिस और बेला एक बार फिर कैरन की महंगी आर्टवर्क को तोड़ने लगती हैं। लुई जैसे ही बाहर आता है और यह सब देखता है और गुस्से में उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये आर्ट लाखों की है, लुई चिल्लाता है। लेकिन तभी लुई को अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। वह अपनी सांसों के लिए तड़पने लगता है और झट से अपने इनहेलर की तरफ बढ़ता है, लेकिन इनहेलर जेनेसिस के पास होता है। वह उनसे इनहेलर मांगता है लेकिन वे उसे टालने लगती हैं। लुई हड़बड़ी में खुद को संभालने की कोशिश करता है लेकिन एक गलत कदम उसके लिए भारी पड़ता है। उसका पैर फिसलता है और वह सीधे एक भारी आर्ट पीस से टकरा जाता है। उसका सिर बुरी तरह टकराता है जिससे जमीन पर गिरते ही खून बहने लगता है। इवान वहीं से चिल्लाता है लुई, लेकिन कुछ ही सेकंड में लुई की सांसें थम जाती हैं। लुई की दर्दनाक मौत के बाद जेनेसिस और बेला के चेहरे पर कोई अफसोस नहीं होता, उल्टा वे हंसने लगती हैं।
जैसे किसी हॉरर फिल्म के किरदार हों जिन्हें इंसानी जीवन का कोई परवाह न हो। इवान इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह जाता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है ये दोनों सिर्फ मनोरोगी नहीं, जानलेवा साइकोपैथ्स भी हैं। कुछ देर बाद जेनेसिस और बेला लुई के शव को एक बड़ी कैनवास पेंटिंग से ढक देती हैं और उसकी लाश को घसीट कर उसकी ही कार की डिक्की में रख देती हैं। फिर दोनों वापस आकर इवान और लुई के फोन से एक दूसरे को मैसेज करने लगती हैं। एक बनावटी चैट जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि लुई का कैरन के साथ अफेयर चल रहा था और जब इवान को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में लुई की हत्या कर दी। अब सबको यही लगेगा कि तुमने अफेयर की वजह से मर्डर किया है, जेनेसिस मुस्कुराते हुए कहती है। इसके बाद दोनों घर के पीछे बैकयार्ड में जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदने लगती है। इसी बीच कुर्सी से बंधा इवान किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने आईपैड से कैरन को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेनेसिस और बेला वहां आ जाती हैं। वे आईपैड छीन लेती हैं और गुस्से में इवान पर बरस पड़ती हैं। क्रोध में वे घर का सामान तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देती हैं और इवान के बाल काट कर उसका हुलिया भी बिगाड़ देती हैं। उसी कमरे में जेनेसिस को अचानक अलमारी के पीछे छुपी हुई एक गन मिल जाती है। वो बेल को कहती है, इसके हाथ पर खोल दो, अब असली खेल शुरू होगा। इवान अब आजाद था, लेकिन सामने था मौत जैसा खेल। जेनेसिस गन लहराकर कहती है, अब हम खेलेंगे हाइड एंड सीक, अगर हम तुम्हें ढूंढ लें तो खेल खत्म। इवान जान बचाने के लिए पूरे घर में भागने लगता है। अलमारियों, फर्नीचर, अटारी, हर कोने में खुद को छिपाता है। उधर जेनेसिस और बेला शिकारी की तरह शिकार की तलाश में घर की हर दिशा में घूम रही थी। एक पल ऐसा आता है जब इवान घर से भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है और जैसे ही गेट तक पहुंचता है जेनेसिस सामने आ जाती है। गन उसकी ओर तनी होती है। वह डर से कांपता है, मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जेनेसिस उसे गन पॉइंट पर चुप करा देती है। धीरे धीरे सूरज की रोशनी घर के पिछवाड़े तक पहुंचती है। हम देखते हैं कि गड्ढा पूरा हो चुका है और वहां पर इवान की गर्दन तक की बाड़ी दबा दी गई है। सिर्फ सिर मिट्टी के बाहर है। बेल इवान को बताती है कि उनका मकसद उसे मारना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ उसे अपने खेल का हिस्सा बना रही थी। उन्हें इवान को मानसिक रूप से तकलीफ देने में मजा आ रहा था। इसके बाद बेल इवान को फोन उठाकर उसमें एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में बेला इवान की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आपत्तिजनक हरकत कर रही होती है। इसे जेनेसिस ने रिकॉर्ड किया था। अब यह वीडियो इवान के खिलाफ एक सबूत बन चुका था। बेला उस वीडियो को इवान के ही फोन से सोशल मीडिया पर शेयर करती है। इवान बहुत मुश्किल से अपने बंधे हुए हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे फोन तक पहुंच पाता है। वो उस वीडियो को डिलीट करना चाहता है, लेकिन गलती से डिलीट की जगह लाइक बटन दबा देता है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। कुछ घंटों बाद कैरन अपने बच्चों के साथ घर लौटती है। घर की हालत देखकर वो हैरान रह जाती है। हर जगह बिखरा हुआ सामान, टूटी चीजें और गड़बड़ी देखकर उसे लगता है कि शायद इवान ने उसके पीछे किसी पार्टी का आयोजन किया था और यहीं पर यह कहानी एक अनसुलझे अंत के साथ समाप्त हो जाती है।